जिस पर आर्या मुस्कुराते हुए बोली, ओके बाबा ओके, चलते हैं। तुम रुको, मैं अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर वो अपनी चेयर से उठी, बकेट को संभाल कर टेबल के एक साइड तरफ रखा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। युवराज की नजरें तब तक उसी पर टिकी रही जब तक आर्या कमरे के दरवाजे तक नहीं पहुंच गई। आर्या ने जाते जाते पलट कर उसकी तरफ देखा तो युवराज ने तुरंत अपने चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान सजा ली और हल्के से हाथ हिलाया। आर्या भी मुस्कुराकर कमरे के अंदर चली गई। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हुआ, डाइनिंग एरिया में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। युवराज की आंखें अब भी उसी बंद दरवाजे पर टिकी थी। उसके चेहरे पर कुछ सेकंड पहले तक जो प्यार भरी मुस्कान थी, वो अब अचानक गायब हो गई थी। उसके चेहरे की मासूमियत जैसे किसी ने एक झटके में खींच कर अलग कर दी हो। उसने धीरे से टेबल पर पड़े सैंडविच का एक और बाइट लिया। इस बार उसके खाने का अंदाज बिल्कुल अलग था। वो बिना स्वाद महसूस किए जैसे बस कुछ चबा रहा था और उसकी नजर लगातार आर्या के कमरे के दरवाजे पर जमी हुई थी। कुछ सेकंड बाद उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान वापस आ गई थी। उसने सैंडविच को हाथ में घुमाते हुए बेहद धीमी वॉइस में कहा, हनी यू नो, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। उसकी आवाज में अब वो मिठास नहीं थी जो कुछ देर पहले आर्या से बात करते वक्त थी। तुम्हारे लिए अगर मुझे उस सिद्धांत रणरावत के खिलाफ भी जाना पड़े ना। उसने सैंडविच का एक और बाइट लिया और धीरे धीरे चबाते हुए आगे बोला, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। उसने कुछ पल रुक कर सामने देखा और फिर लगभग फुसफुसाते हुए कहा, सिर्फ युवराज की। इतना कहते ही वो अचानक हल्के हल्के हंसने लगा। उसकी हंसी कुछ ही पलों में ऐसी अजीब हो गई कि खाली डाइनिंग एरिया में उसकी आवाज डरावनी लगने लगी थी। उसने अपना सिर पीछे किया और किसी साइको की तरह हंसता रहा। फिर अचानक बिल्कुल शांत होकर सैंडविच को वापस प्लेट में रख दिया। उसकी नजर एक बार फिर आर्या के कमरे की तरफ चली गई। कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता हनी, उसने बेहद धीमे स्वर में कहा। कोई भी नहीं। कुछ ही देर बाद बेडरूम का दरवाजा खुला और आर्या बाहर आई। युवराज ने तुरंत अपने चेहरे के सारे भाव बदल लिए। उसकी आंखों में फिर वही सॉफ्टनेस लौट आई थी और चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। आर्या ने व्हाइट नैरो जीन्स के साथ पर्पल टॉप पहना हुआ था और उसके बालों की एक नीट पॉनीटेल बनी हुई थी। वो चलते हुए अपने कान के पास आए बालों को पीछे करती हुई डाइनिंग एरिया में आई। युवराज कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, वाह। आर्या ने उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? युवराज ने तुरंत से हिलाया, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि मेरी हनी आज कितनी ज्यादा प्रेटी लग रही है। आर्या ने उसकी बात पर आंखें घुमाई और हल्का सा मुस्कुरा दी। तुम्हारी ये बातें ना कभी भी खत्म नहीं होंगी, युवराज ने हंसते हुए कहा। नो नो, कभी भी नहीं। उसने टेबल से अपनी कार कीज उठाई और दोनों अपार्टमेंट से बाहर निकल गए। आर्या को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस इंसान के साथ वो अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन देखने जा रही है, उसके दिल के अंदर उसके लिए प्यार और जुनून की सीमा कितनी अलग थी। कुछ ही देर में दोनों शहर के बेहद लग्जरियस शोरूम के सामने पहुंचे। बाहर बड़े बड़े ग्लास पैनल्स लगे थे और अंदर अलग अलग डिजाइनर वेयरिंग ड्रेसेस सजी हुई थी। शोरूम के एंट्रेंस पर खड़े स्टाफ ने युवराज को देखते ही उन्हें ग्रीट किया और अंदर लेकर गए। आर्या की नजर जैसे ही सामने रखी हुई कुछ ब्राइडल ड्रेसेस पर पड़ी, उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी। वो धीरे धीरे उन ड्रेसेस को देखने लगी थी। किसी पर डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी थी, किसी पर भारी वर्क और किसी पर इतने बारीक क्रिस्टल्स लगे थे कि शोरूम की लाइट्स पड़ते ही पूरा आउटफिट चमक उठता था। युवराज कुछ पल तक उसे देखता रहा, लेकिन ड्रेस सेलेक्ट करने से पहले उसने अचानक आर्या का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ मोड़ लिया। आर्या ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। युवराज ने उसके दोनों गालों पर अपने हाथ रखे और आंखों में देखते हुए बोला, देखो, आई नो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया आयु। उसके चेहरे पर इस बार सचमुच पछतावे के भाव थे। उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं आज भी खुद को ब्लेम करता हूँ। आर्या कुछ कहती उससे पहले ही उसने उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहा, लेकिन मैं एक बार फिर से तुमसे पूछना चाहता हूँ। उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई।
तुम मुझसे शादी करने के लिए रेडी तो हो ना? आर्या ने बिना किसी झिझक के उसके हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने युवराज की आंखों में देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। फिर हल्का सा हंसते हुए बोली, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो रही है। युवराज के चेहरे पर तुरंत राहत और खुशी दिखाई दी। उसने आर्या के हाथों को थोड़ा और कसकर पकड़ लिया। उसके लिए शायद यही वो जवाब था जिसे वो सुनना चाहता था। उसने धीरे से कहा, बस मुझे यही सुनना था। आर्या ने मुस्कुराकर उसका हाथ दबाया। दोनों के बीच कुछ पल के लिए एक सुकून और भरी खामोशी रही। शोरूम की लाइट्स उनके आसपास चमक रही थी और दूर स्टाफ ब्राइडल ड्रेसेस तैयार कर रहा था। आर्या के चेहरे पर आने वाली शादी की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसकी जिंदगी एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ रही है। लेकिन युवराज की आंखों में उस खुशी के पीछे एक ऐसी पॉजिटिवनेस छुपी हुई थी जिसे आर्या भी नहीं देख पा रही थी। तभी एक सेल्स गर्ल हाथ में कुछ ड्रेसेस लेकर उनके पास आई और उनकी बातचीत को विनम्रता से इंटरप्ट करते हुए बोली, आई एम रियली सॉरी सर, बट मैम आप चलकर अपनी ड्रेस को एक बार ट्राई कर लीजिए। आर्या ने युवराज की तरफ देखा। युवराज ने तुरंत मुस्कुराकर उसका हाथ छोड़ दिया और कहा, ऑफ कोर्स, जाओ हनी। सेल्स गर्ल ने आर्या को फिटिंग एरिया की तरफ चलने का इशारा किया। आर्या उसके साथ आगे बढ़ गई। चलते चलते उसने पीछे मुड़कर युवराज को देखा और मुस्कुरा दी। युवराज ने भी उसे देखकर हाथ हिलाया, लेकिन जैसे ही आर्या उसकी नजरों से ओझल हुई, युवराज के चेहरे की मुस्कान फिर धीरे धीरे गायब होने लगी। उसकी नजर उस रास्ते पर टिकी रही जहां से आर्या अभी अभी गई थी। कुछ सेकंड बाद उसने अपनी जेब से फोन निकाला। स्क्रीन पर एक नाम दिखाई दिया जो हमेशा सुर्खियों में आजकल था। उसने उस नाम को कुछ देर तक देखा और फिर उसके होठों पर वही खतरनाक मुस्कान लौट आई। शायद शोरूम में आज सिर्फ वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट नहीं होने वाली थी, किसी और की जिंदगी का फैसला भी यही होने वाला था। सेल्स गर्ल की बात सुनकर आर्या उसके साथ चेंजिंग रूम की तरफ चली गई थी। उसके हाथ में वही केयरफुली पैक्ड वेडिंग लहंगा था जिसे देखकर उसके चेहरे पर बार बार हल्की सी मुस्कान आ जाती थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके पीछे सोफे पर बैठा युवराज उसे किस तरह देख रहा था। उसकी नजर आर्या के कदमों से लेकर उसके चेंजिंग रूम के दरवाजे तक उसका पीछा करती रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसमें प्यार से सादा एक अजीब सी पॉजिटिवनेस दिखाई दे रही थी। जैसे ही आर्या अंदर गई और दरवाजा बंद हुआ, युवराज कुछ सेकंड तक उसी तरफ देखता रहा। फिर धीरे से सोफे पर बैठ गया और अपना फोन निकाल कर उसे स्क्रॉल करने लगा था। उसकी उंगलियां अपने फोन पर चल जरूर रही थी, लेकिन उसका ध्यान फोन में बिल्कुल भी नहीं था। हर कुछ सेकंड में उसकी नजर चेंजिंग रूम की तरफ उठ जाती थी। वो जैसे बस उस दरवाजे के खुलने का इंतजार कर रहा था। शोरूम में बाकी कस्टमर्स अपने अपने काम में व्यस्त थे। सेल्स गर्ल्स ड्रेसेस दिखा रही थी और कहीं दूर हल्का सा म्यूजिक बज रहा था, मगर युवराज के लिए उस वक्त वहां मौजूद हर आवाज बेकार थी। उसका पूरा ध्यान सिर्फ एक ही दरवाजे पर था। कुछ देर बाद चेंजिंग रूम की तरफ से हल्की सी फुटस्टेप्स की आवाज उसके कानों तक पहुंची। युवराज ने फोन पर चलती अपनी उंगली तुरंत रोक दी। उसने जैसे आवाज को पहचान लिया हो। अगले ही पल उसने सोफे पर बैठे बैठे अपना सिर उठाकर ऊपर देखा और फिर उसकी नजर आर्या पर जाकर जैसे रुक सी गई थी। वो कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल फ्रीज हो गया था। उसके हाथ में पकड़ा फोन धीरे धीरे नीचे आ गया और उसकी आंखों के सामने जैसे बाकी पूरा शोरूम धुंधला पड़ गया था। आर्या उस पिंक लहंगे में बेहद खूबसूरत लग रही थी। लहंगे पर किया गया डेलिकेट एम्ब्रॉयडरी वर्क शोरूम की हाइलाइट्स में हल्का हल्का चमक रहा था और उसका दुपट्टे की किनारी उसके कंधे से होती हुई नीचे तक आ रही थी। उसके चेहरे पर अभी भी मेकअप नहीं था, फिर भी उसकी सादगी ही उसे और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। उसके खुले चेहरे पर एक हल्की सी झिझक थी, जैसे वो खुद भी इस आउटफिट में अपने आप को देखकर थोड़ा असहज महसूस कर रही हो। उसने एक हाथ से दुपट्टा संभाला और धीरे से पूछा, मैं कैसी लग रही हूँ? मगर युवराज कुछ सेकंड तक कोई जवाब ही नहीं दे पाया। उसके लिए ये वही ड्रेस थी जिसका ऑर्डर उसने उसे रात दे दिया था, जिस रात आर्या ने उसे शादी के लिए हाँ कहा था। तब से उसने कितनी बार कल्पना की थी कि वो आर्या को इसे पहनकर देखना चाहेगा और आर्या इसे पहनकर उसे सामने आएगी। आज वो कल्पना उसकी आंखों के बिल्कुल सामने खड़ी थी।
युवराज ने आखिरकार फोन सोफे पर फेंका और तेजी से अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। वो सीधे आर्या की तरफ बढ़ा और बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में भर लिया। आर्या अचानक हुए इस हक से थोड़ा चौंक जरूर गई थी। उसके हाथ अपने आप युवराज के कंधों पर टिक गए थे। यूं ही उसने हल्की सी हैरानी के साथ कहा। युवराज ने उसे और भी ज्यादा कसकर पकड़ लिया। कुछ पल तक उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस उसे अपने करीब महसूस करता रहा। उसके चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को हासिल कर लिया हो। आर्या को समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना इमोशनल कर क्या रहा है। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, इतना भी क्या हो गया, मैंने सिर्फ ड्रेस ही तो पहनी है। लेकिन युवराज ने उसकी बात का कोई भी जवाब देने के बजाय अपना चेहरा उसके बालों के करीब ले आया। उसने उसके बालों की खुशबू लेते हुए बेहद धीमी सी आवाज में कहा, प्लीज प्लीज तुम किसी और को लाइक मत करना कभी। उसकी आवाज में अचानक अजीब सी बेचैनी उतर आई थी। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। आर्या उसके सब सुनकर कुछ पल तक बिल्कुल चुप रही। उसे लगा शायद युवराज शादी को लेकर इमोशनल हो रहा है। उसने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, युवी तुम भी ना। लेकिन युवराज की पकड़ अभी भी ढीली नहीं हुई थी। फिर आर्या की नजर अचानक युवराज के कंधे के ऊपर से शोरूम के बड़े ग्लास विंडो की तरफ चली गई। बाहर सड़क पर लोगों की आवाजाही थी और कुछ गाड़ियां शोरूम के सामने से गुजर रही थी। लेकिन उन सब के बीच उसकी नजर एक शख्स पर जाकर ठहर से गई थी। उसके कदम अचानक रुक से गए थे। उसके चेहरे से मुस्कान जैसे गायब सी हो गई थी। बाहर खड़ा वो इंसान उसे इतने दिनों बाद दिखाई दिया था कि कुछ सेकंड तक आर्या को यकीन ही नहीं हुआ कि वो सच में वही था। काली गाड़ी शोरूम के सामने आकर रुकी थी और उसके पास खड़ा रिद्धांश अपनी जलती हुई नजरों से सीधे अंदर देख रहा था। उसकी नजर किसी और पर नहीं, सिर्फ आर्या और युवराज पर टिकी हुई थी। आर्या के शरीर में एक ठंडी सी हरन दौड़ गई थी। इतने दिनों तक उसने खुद को समझाया था कि शायद रिद्धांश सच में उसकी जिंदगी से बाहर निकल चुका है। उसने सोचा था कि शायद उसे दोबारा उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त वो उसकी आंखों के बिल्कुल सामने था, बिल्कुल वैसा ही मगर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक। रिद्धांश की नजर आर्या पर थी और फिर धीरे धीरे युवराज की बाहों पर जाकर टिक गई, जो अभी भी आर्या के आसपास थी। उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में चलती हुई आग साफ दिखाई दे रही थी। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा था। उसे उस दिन की सारी बातें याद आने लगी थी। वो रात, वो आग, हॉस्पिटल और फिर रिद्धांश का अचानक गायब हो जाना। उसने सोचा था कि शायद उसके और रिद्धांश के बीच सब खत्म हो चुका है, लेकिन उसे देखकर उसके भीतर दबी हुई सारी बेचैनी अचानक वापस लौट आई थी। उसने बिना कुछ कहे युवराज से खुद को अलग कर लिया था। युवराज ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। आयु, क्या हुआ? आर्या ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नजर अभी भी ग्लास विंडो के पार खड़े रिद्धांश पर थी, लेकिन अगले ही पल रिद्धांश ने उसकी नजरें उससे हटाई और बिल्कुल शांत भाव से अपनी वॉच की तरफ देखा, जैसे वो सिर्फ समय देखने आया हो। फिर उसकी नजर दोबारा आर्या पर गई। उस एक नजर ने आर्या को और भी ज्यादा अंदर से बेचैन कर दिया था। आर्या के अचानक उससे दूर हटने पर युवराज कुछ पल के लिए हैरानी से उसे देखने लगा था। उसके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। अभी कुछ सेकंड पहले तक तो आर्या बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक उसने खुद को उससे अलग क्यों कर लिया था? ये उसकी समझ से थोड़ा बाहर था। उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ आयु? आर्या ने उसकी तरफ देखने के बजाय अपनी नजरें चुराई और जल्दी से अपने लहंगे के दुपट्टे को संभालते हुए बोली, ये बहुत ज्यादा भारी है। आई थिंक मुझे अब इसे चेंज कर लेना चाहिए। उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी, जिसे युवराज समझ नहीं पाया। इतना कहकर आर्या ने सेल्स गर्ल को इशारा किया और जल्दी जल्दी चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी। युवराज वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देखता रहा। उसे आर्या का अचानक बदला हुआ व्यवहार थोड़ा अजीब जरूर लगा था, लेकिन उसने उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। उसके दिमाग में यही आया कि शायद उसके अचानक हक करने की वजह से आर्या थोड़ी अनकंफर्टेबल फील हो गई होगी। आखिर इतने दिनों से वो हॉस्पिटल में थी और आज अचानक शादी, शॉपिंग और इतने सारे इमोशन, शायद इसी वजह से वो थोड़ा नर्वस हो गई। कोई बात नहीं, उसने खुद से कहा और फिर वापस सोफे की तरफ बढ़ गया। वो आराम से बैठा अपना फोन निकाला और स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए आर्या के वापस आने का इंतजार करने लगा।
उधर शोरूम के बाहर खड़ा रिथांस आर्या को अपनी नजरों से ओझल होते हुए देख चुका था। उसका गुस्सा तो उस पल ही भड़क चुका था जब उसने उसे युवराज की बाहों में देखा था। उसके दिमाग में बार बार वही दृश्य घूम रहा था। आर्या का युवराज के इतने करीब होना, युवराज का उसे अपनी बाहों में पकड़े रहना और आर्या का कुछ पल तक उसके साथ उसी तरह खड़े रहना। उसकी मुट्ठी अनजाने में कस गई थी। उसने आर्या को हॉस्पिटल में सिर्फ 2 दिन दिए थे। उसके बाद उसने साफ कह दिया था कि अगर आर्या ने युवराज से ब्रेकअप नहीं किया तो वो खुद उसके पास आएगा। लेकिन इन दिनों में रिथांस खुद एक बेहद जरूरी डील में बुरी तरह फंस गया था। लगातार मीटिंग्स, नेगोशिएशंस और रात दिन चलने वाले काम में उसे इतना ज्यादा व्यस्त कर दिया था कि वो आर्या से मिलने तक नहीं आ पाया था। उसने अपने आदमियों से आर्या की हर खबर जरूर ली थी, लेकिन खुद उसके सामने जाने का उसे तो मौका ही नहीं मिला था। इसके बावजूद उसके मन में एक बात बिल्कुल तय थी, आर्या उसकी बात मान चुकी होगी। उसने यही मान लिया था कि हॉस्पिटल से बाहर आते ही आर्या युवराज से रिश्ता खत्म कर देगी। इसी भरोसे के कारण उसने खुद को काम में झोंक दिया था। लेकिन आज जैसे ही उसकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हुई थी और रात भर काम करने के बाद आखिरकार उसे कुछ समय मिला था, उसने एक पल भी आराम करने के बारे में नहीं सोचा था। सीधे आर्या से मिलने निकल पड़ा था। कुछ घंटों से उसकी आंखों में नींद नहीं थी, शरीर थका हुआ था और दिमाग लगातार काम कर रहा था, लेकिन उसके लिए आर्या से मिलना बाकी हर चीज से ज्यादा जरूरी था। रास्ते भर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जब वो आर्या को बताएगा कि वो वापस आ गया है तो शायद वो उसे देखकर चौंक जाएगी। शायद वो उससे पूछेगी कि वो इतने दिनों तक कहाँ था। शायद वो उससे देखकर हैरान भी होगी और गुस्सा भी। लेकिन उसके भीतर कहीं एक अजीब सा विश्वास था कि वो उसे फिर भी स्वीकार करेगी। आखिरकार वो 3 साल का धोखा शायद वो मिट जाए। एक बार युवराज उनके बीच में से चला गया तो उसने सोचा था कि आर्या अब युवराज से अलग हो चुकी होगी और वो दोनों के बीच की सारी दूरी खत्म कर देगा। मगर शोरूम के बाहर पहुंचते ही उसकी सारी उम्मीद एक पल में टूट गई थी। सामने ग्लास विंडो के पार उसने आर्या को युवराज के साथ देखा था और फिर उसने वो देखा जिसने उसके भीतर के सारे संयम को जला दिया था। युवराज उसे अपनी बाहों में लिए हुए था। रिथांस की आंखों में उसी पल खून उतर आया था। उसके लिए आर्या का किसी और के इतने करीब होना सिर्फ एक दृश्य नहीं था, बल्कि उसके अधिकार को चुनौती देने जैसा था। उसने गाड़ी से उतरते वक्त अपने हाथ के रिंग फिंगर पर नजर डाली थी। आर्या की दी हुई वही रिंग अब भी उसके उंगलियों में थी। उसकी नजर उस रिंग पर कुछ पल तक टिकी और फिर वो शोरूम की तरफ बढ़ा। उसके कदम बेहद तेज थे। बाहर खड़े स्टाफ ने उसे रोकने की कोशिश तक नहीं की, क्योंकि उसकी चाल और उसके चेहरे के भाव देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि वो किसी से परमिशन लेने के लिए नहीं आया था। दूसरी तरफ आर्या तेजी से चेंजिंग रूम की तरफ ही जा रही थी। उसके कदमों में जल्दबाजी थी। वो बस किसी तरह वहां से कुछ दूर के लिए खुद को बचाना चाहती थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस शख्स से वो बचने के लिए चेंजिंग रूम की तरफ जा रही है वो उससे कहीं ज्यादा तेजी से शोरूम के अंदर पहुंच चुका था। उसके पीछे 2 कार्स भी कुछ दूरी पर रुक गए थे। रिथांस ने उन्हें हाथ के इशारे से वही रहने को अकेला कहा था और अकेला अंदर बढ़ गया था। आर्या चेंजिंग रूम के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत तक नहीं की थी। उसे बस अपने दिल की तेज धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। उधर शोरूम के दूसरे हिस्से में बैठा युवराज अब भी अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहा था। वो आर्या के लौटने का इंतजार कर रहा था और उसके चेहरे पर अभी तक कोई भी खास चिंता नहीं थी। तभी उसकी नजर अचानक सामने उठी। पहले उसने सिर्फ एक आदमी को आते देखा, अगले ही पल उसकी आंखें फैल गई। उसके हाथ की उंगली फोन की स्क्रीन पर रुक गई थी। चेहरा धीरे धीरे सख्त पड़ने लगा था। वो उस इंसान को पहचान चुका था। सामने रिथांस रणवत खड़ा था। युवराज की सांस एक पल के लिए अटक गई थी। उसके चेहरे की सारी सहजता जैसे गायब सी हो गई थी। उसने धीरे धीरे सोफा से उठते हुए रिथांस को देखा। दोनों की नजरें एक सेकंड के लिए आपस में टकराई। शोरूम में आसपास लोगों की आवाजें थी। स्टाफ अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन उन दोनों के बीच जैसे अचानक पूरा माहौल जम सा गया था। रिथांस ने युवराज की तरफ देखा मगर कुछ भी नहीं कहा। उसकी आंखों में वही जलती हुई आग थी जो कुछ देर पहले ग्लास विंडो के बाहर खड़ी थी।
युवराज भी चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, उसकी जगह गुस्सा था। उसे समझ आ चुका था कि रिद्धांश यहाँ सहयोग से नहीं आया है, वो आर्या के लिए आया था, और शायद उसने वो सब देख लिया था जो युवराज नहीं चाहता था कि वो देखे। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर रिद्धांश की नजर धीरे धीरे युवराज से हटकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई, जहाँ आर्या अभी अभी गई थी। युवराज ने ये देख लिया। उसने आगे कदम बढ़ाकर उसका रास्ता रोकने जैसा अंदाज बनाया। रिद्धांश की नजर तुरंत वापस उसकी आंखों से आकर टकराई। दोनों के बीच की दूरी कुछ ही कदमों की थी, लेकिन उस छोटी सी दूरी में जैसे कई पुराने हिसाब, अधूरे वादे और एक दूसरे के खिलाफ छुपी दुश्मनी खड़ी थी। अब सवाल सिर्फ इतना था कि आर्या किसके साथ शादी करेगी। सवाल ये था कि आज इस शोरूम से आर्या किसके साथ बाहर जाने वाली थी, क्योंकि दोनों को ऐसा देख के लग रहा था कि दोनों एक दूसरे का मर्डर ही कर देंगे। हालांकि जीत तो सबको ही पता था कि किसकी होने वाली थी। आखिर रिद्धांश रणवत के सामने खड़े होने का हक तो उसने आज तक किसी को दिया ही नहीं था। रिद्धांश के चेहरे पर एक अजीब सा ठंडापन था। उसने युवराज को इग्नोर किया। उसकी आंखें सामने रास्ते पर टिकी हुई थी, जैसे युवराज तो उस रूम में एग्जिस्ट ही ना करता हो। इससे पहले कि युवराज इस अचानक बदले माहौल को समझ पाता, रिद्धांश बिना रुके उसके पास से एकदम अजनबी की तरह निकल गया और उसकी तेजी से बढ़ती हुई कदम सीधे उस तरफ जाने लगे जहां आर्या गई थी। रिद्धांश के इस बदूर बर्ताव ने युवराज के होश उड़ा दिए थे और उसके अंदर एक गुस्से की लहर दौड़ गई थी। वो आगे बढ़ा और उसने रिद्धांश को रोकने के लिए अपना हाथ उसके कंधे की तरफ बढ़ाया ताकि वो उसे वहीं रोक सके, लेकिन इससे पहले कि उसकी उंगलियां रिद्धांश के एक्सपेंसिव जैकेट को छू भी पाती, कॉरिडोर के अंधेरे कोने से दो भारी भरकम साए अचानक सामने आ गए। रिद्धांश के एलीट कार्स ने बहुत तेजी से बिना एक पल गवाए युवराज का रास्ता रोक दिया। बिना एक शब्द बोले उन्होंने युवराज के दोनों हाथों को अपनी लोहे जैसी पकड़ पे जकड़ लिया और उसे झटके से पीछे दीवार की तरफ धकेल दिया ताकि रिद्धांश का रास्ता साफ हो सके। युवराज उनकी पकड़ से छूटने के लिए बुरी तरह हाथ पैर मार रहा था। उसके जूते फ्लोर पर घसीट रहे थे, पर गार्ड्स ने उसे एक ही जगह पर जैसे जमा कर रख दिया था। रिद्धांश ने इस पूरे हंगामे की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। उसकी आंखें ट्रायल रूम के बंद होते दरवाजे पर थी और उसकी स्पीड एक पल के लिए भी कम नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ उस छोटे से चेंजिंग रूम के अंदर आर्या की सांसें फूली हुई थी। उसका दिल उसकी छाती से अंदर बहुत जोर जोर से धड़क रहा था और वो घबराहट में जल्दी से दरवाजा बंद करने के लिए आगे ही बढ़ी थी ताकि बाहर की दुनिया से खुद को अलग कर सके। रूम के अंदर की हवा जैसे भारी हो गई थी और जैसे ही उसने दरवाजे पर अपना हाथ रखा ताकि वो लॉक लगाए, दरवाजे पर बाहर से एक बहुत बड़ा और जोरदार झटका लगा। इससे पहले कि उसके मुंह से कोई चीख निकल पाती, दरवाजा एकदम से बहुत बड़े धमाके के साथ अंदर की तरफ खुल गया, जिससे अंदर आने वाली हवा के झोंके ने उसकी सांस ही रोक दी थी। इससे अचानक लगे झटके ने उसका बैलेंस पूरी तरह बिगाड़ दिया था और वो पीछे की तरफ फिसले फ्लोर पर गिरने ही वाली थी, क्योंकि ग्रेविटी उसे नीचे खींच रही थी। उसके चेहरे पर पूरी तरह डर साफ दिखाई दे रहा था कि वो अभी जमीन पर बहुत बुरी तरह गिरने वाली है और उसके हाथ हवा में किसी सहारे के लिए कांप रहे थे। तभी अचानक दरवाजे के बीच से एक मजबूत और सख्त हाथ आगे बढ़ा और उसने आर्या की कमर को एक शिकारी की तरह तेजी से पकड़ लिया। रिद्धांश के हाथ ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ को किसी लोहे के बंद की तरह मजबूत कर लिया, जिससे उसका गिरना वहीं रुक गया और आर्या सीधे उसके सीने से जा लगी। उसने आर्या को एक पल के लिए वैसे ही पकड़े रखा ताकि वो उसकी ताकत का एहसास कर सके और फिर बहुत आसानी से उसे सीधे खड़ा कर दिया। आर्या का दिमाग इस डर और कंफ्यूजन में बिल्कुल सुन्न पड़ चुका था। उसकी आंखें रिद्धांश के चौड़े कंधों के पीछे से उस शोरूम की तरफ देख रही थी जहां युवराज फंसा हुआ था। उसके माथे पर ठंडा पसीना आने लगा था क्योंकि उसे इस बात का एहसास हो गया था कि युवराज यहाँ से कुछ ही दूरी पर है और उसे पता चल चुका था कि बाहर कुछ बहुत बुरा हो रहा है।
उसे बाहर से युवराज के छूटने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी और ये सोचकर ही उसका खून जम गया था कि अगर युवराज ने उसे इस हालत में देख लिया तो आखिर क्या होगा। उसने रिथांस के सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की कोशिश की ताकि उनके बीच थोड़ी दूरी बन सके, लेकिन रिथांस एक मजबूत पहाड़ की तरह अपनी जगह पर खड़ा रहा और उस पर आर्या की इस कोशिश का कोई भी असर नहीं हुआ। रिथांस थोड़ा नीचे झुका और उसने अपना सिर इस तरह घुमाया कि उसकी काली गुस्से से भरी आंखें आर्या के कांपते हुए चेहरे पर टिक गई थी, जहां से आर्या की नजरें हटाना बिल्कुल नामुमकिन था। उसके अंदर से एक अजीब सी और खतरनाक वाइब निकल रही थी जो आर्या की हर आवाज को दबा रही थी। गलती कर दी बेबी डॉल, वो बहुत धीमे और डराने वाले अंदाज में बोला, जिससे आर्या की पूरी बॉडी कांप उठी थी। तुमने तुमने कहा था ना 2 दिन, लेकिन तुमने मुझे हल्के में ले लिया। उसकी आवाज के इस बदले हुए ढंग ने ये साफ कर दिया था कि अब बात करने का वक्त तो कब का खत्म हो चुका है। रिथांस के मुंह से यह आखिरी शब्द निकला ही था कि उसने आर्या की नाजुक कलाई को किसी हथकड़ी की तरह अपनी उंगलियों में जकड़ लिया और उसकी पकड़ बहुत ही ज्यादा मजबूत थी। बिना उसे संभालने का एक भी मौका दिए वो एकदम से मुड़ा और उसे उस चेंजिंग रूम के सेफ जोन से बाहर की तरफ बहुत ही बुरी तरह खींचने लगा। रिथांस के इस अचानक झटके से आर्या के कंधे में बहुत तेज दर्द हुआ और उसने अपने बचाव में पूरी ताकत लगाकर पीछे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। उसने अपने दूसरे हाथ से रिथांस की मजबूत पकड़ को छुड़ाने की कोशिश की। अपने नेल्स की उसके स्लीप पर मारे, पर रिथांस पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ, जैसे वो आर्या की इस मेहनत को एक छोटी सी परेशानी समझ रहा हो। उन दोनों की फिजिकल स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क था। आर्या का इतना हाथ पैर मारना रिथांस के आगे बिल्कुल बेअसर साबित हो रहा था। जैसे ही उसने आर्या को जोरदार तरीके से आगे खींचा, आर्या के कंधे पर रखी हुई सिल्क की महंगी चुन्नी ट्रायल रूम के दरवाजे के कोने में ही फंस गई। एक कपड़े के फटने की आवाज के साथ वो चुन्नी उसके बदन से पूरी तरह निकल गई और जमीन पर वहीं गिर गई, पर रिथांस ने बिना परवाह किए उसे जबरदस्ती बाहर की तरफ खींच लिया। रिथांस उस बड़े शोरूम के बीच में आर्या को खींच कर लेकर आया और उसके पीछे पीछे आर्या भी बहुत बुरी हालत में बाहर आई, जहां युवराज उसे साफ देख सकता था। उस पूरे शोरूम को कार से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया था। वहां का स्टाफ और बाकी सब लोग दरवाजे के बाहर निकाल दिए गए थे और उन्हें ब्लैक सूट वाले कार से बाहर ही रोक रखा था। युवराज का गुस्से के मारे बुरा हाल हो रहा था। उसकी उंगलियों की नसें गुस्से में फूल चुकी थी और वो उन 2 गार्ड से खुद को छुड़ाने के लिए पूरी जान लगा रहा था, जिन्होंने उसके हाथ पीछे से पकड़ रखे थे। छोड़ो उसे रिथांस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे छूने की? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, युवराज पूरे गुस्से में चिल्लाया, पर उसकी आवाज में एक बेबसी साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि आर्या उसके सामने इस तरह खींची जा रही थी। रिथांस युवराज के ठीक सामने आकर रुका, पर उसने युवराज की इस धमकी का कोई भी जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने जानबूझकर अपनी मूवमेंट को थोड़ा स्लो कर दिया ताकि वो युवराज को और भी ज्यादा तड़पा सके। एक बहुत ही अजीब और पॉजिटिव अंदाज में रिथांस ने अपना दूसरा हाथ भी आगे बढ़ाया और अपनी दोनों बड़ी हथेलियां सीधे आर्या की खुली हुई कमर पर रख दी, जहां लहंगे की वजह से उसकी स्किन साफ दिखाई दे रही थी। उसके होठों की गर्मी आर्या को अपनी स्किन पर महसूस हो रही थी और एक झटके के साथ रिथांस ने उसे अपने सीने से बिल्कुल चिपका लिया। हालांकि आर्या बार बार उसके सीने पर हाथ मारकर खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी। रूम का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। एक ऐसी टेंशन बन गई थी जिसने सबको चुप कर दिया था और आर्या का डर के मारे सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। कुछ देर पहले तक रिथांस की आंखों में एक ऐसी आग थी जो सब कुछ खत्म कर सकती थी, क्योंकि आर्या ने उसकी बात तक नहीं मानी थी। लेकिन अब जब उसने देखा कि युवराज बिल्कुल बेबस हो चुका है और उसे ही देख रहा है, तो रिथांस के चेहरे से वो गुस्सा लगभग गायब हो गया था और उसकी जगह एक ठंडेपन ने ले ली थी। उसने सीधे युवराज की गुस्से से लाल आंखों को देखा और उसके चेहरे पर चल रही उस हर और बेबसी का मजा लेने लगा।
रिद्धांश के होठों पर एक धीमी और अजीब सी स्माइल आने लगी थी, एक ऐसी डेविल स्माइल जो ये बता रही थी कि जीत पूरी तरह उसकी हो चुकी है। उसने अपनी उंगलियों को आर्या की खुली कमर पर थोड़ा और भी ज्यादा मजबूती से जमाया, जो एक साइलेंट इशारा था युवराज के लिए कि अब आर्या पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। युवराज की आवाज उसके गले में ही दबी रह गई थी और उसे इस बात का एहसास हो गया था कि वो अभी कुछ भी नहीं कर सकता है, जबकि रिद्धांश वहां खड़ा होकर उसकी इस बेबसी का पूरा मजा ले रहा था। सो हेलो माय लिसनर्स, होप करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, बट मैं आपसे बहुत ज़्यादा वाली नाराज़ हूँ। मतलब यार, मैंने कल इतनी मेहनत की, मैंने आपको 37 मिनट का एपिसोड दिया प्लस विजुअल्स। मुझे विजुअल्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा, आपको पता है, सीन बाय सीन्स मैंने विजुअल्स बनाए थे। एंड आप लोगों ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, क्योंकि मेरी इतनी मेहनत बिल्कुल पानी में चली गई है। आप लिटरली सोचो कि मैंने उसको इतने मुश्किल से बनाया था एंड मेरे को लगा था कि वो जाएगा, आराम से जाएगा, उसमें मतलब 2-3 हज़ार व्यूज़ तो चले ही जाएंगे ऐसा। और आपने क्या दिया, मतलब लिटरली 7 आवर्स में मैंने सिर्फ 200 व्यूज़ देखे उसमें। मेरे को इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील हुई ना गाइज, मैं क्या बताऊँ। आप हाइप ही नहीं करते हो यार वीडियो को, और नहीं तो आप डेली डेली सोचते हो कि मैं एपिसोड लाऊं। बताओ ऐसे कैसे चलेगा यार। कम से कम वीडियो को लाइक और हाइप तो कर दिया करो। मतलब यार, 1-2 इंसान के अलावा बाकी सब कोई भी नहीं करता। बताओ, मेरी लगभग 1800 की ऑडियंस है एंड एक तो बस हाइप आते हैं और उनमें से 25-6 लाइक्स आ जाते हैं। बाकी ऑडियंस क्यों नहीं करते हो भाई? नहीं आती क्या आपको मेरी स्टोरी पसंद? बताइए। एंड हाँ, एक डाउट आ रहा था, दीदी डार्क रोमांस और भी ज्यादा करो। तो दीदी डार्क रोमांस और भी ज्यादा करेंगी, बट आप वीडियो को लाइक एंड हाइप करके वीडियो को थोड़ा क्रेज दिया करो। कमेंट आपके आते हैं, मुझे काफी ज्यादा पसंद आता है। भले ही 4-5 कमेंट आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस कमेंट आते रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। बट यार, आप सोचो कि 10 कमेंट आ रहे हैं, उस पर 520 व्यूज आ रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा यार? मेरी वीडियो पे 500, 600, 1000 ऐसे ही व्यूज आते हैं। एंड मैं दूसरों की वीडियोस देखती हूँ, उनकी ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी नहीं होती है, प्लस वो AI वॉइस यूज करते हैं, फिर भी उनके इतने अच्छे अच्छे व्यूज आते हैं। भाई क्या कमी है मेरी वीडियो में, मुझे बताओ। कि मेरी खुद की ऑडियंस भी मेरे ख्याल से पूरा नहीं सुनती है। कोई कमी हो तो बताओ। मतलब मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ कल वाले वीडियो से। मैं बाकी वीडियो से तो नहीं होती हूँ क्योंकि उसमें भी मेहनत लगती है, बट कल वाली वीडियो मैंने दिल से सच में बनाई थी, दिल से विजुअल्स ऐड किए थे। मुझे लगा कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, आपको कुछ न्यू मिलेगा, बट आपने मुझे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट कर दिया। मैं क्या बोलूँ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप जरूर कर दे। एंड हाँ, मैं आपको बता दूं कि अभी से कुछ दिन बाद तक वीडियो नहीं आने वाली है। कल आपकी कंपाइलेशन वीडियो चली जाएगी एंड इसके बाद शायद इस वीक में आपको काफी दिन का गैप देखने को मिले। हालांकि मैं चाहती नहीं थी कि यार कि स्टोरी के बीच में कौन ही चाहेगा यार कि लाइक आप बार बार गैप करो, क्योंकि इसमें स्टोरी लिखने वाले को भी प्रॉब्लम होती है, स्टोरी सुनने वाले को भी प्रॉब्लम होती है। बट मेरी किस्मत ऐसी है ना कि मुझे इतने सारे गैप लेने पड़ जाते हैं। एंड मैं ज्यादा बकवास नहीं करूंगी क्योंकि ये ऑलरेडी बकवास हो चुकी है 3 मिनट की। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में जब भी आएगा। एंड इस स्टोरी को जल्दी से फिनिश करते हैं गाइस। इसमें डार्क रोमांस आपको ज्यादा नहीं मिलने वाला, मैं पहले बता दूं। अब आप सोचोगे डार्क रोमांस के लिए तो हमने वीडियो मतलब चैनल को सब्सक्राइब किया था, स्टोरी देखनी शुरू की थी, सुननी शुरू की थी। मैं आपको बता दूं कि डार्क रोमांस आपको मेनली लॉन्ग नॉवेल्स में सुनने को मिलते हैं। मेरी जो अगली लॉन्ग नॉवेल आएगी उसमें आपको खूब भर भर के डार्क रोमांस मिलेगा। और इस स्टोरी में, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी है, तो इसमें आपको सिर्फ स्लाइटली रोमांस मिलेगा। मतलब कि रोमांस तो मिलेगा पर ज़्यादा डार्क नहीं, क्योंकि ये शॉर्ट स्टोरी है तो इसे हम जल्दी जल्दी बस अब फिनिश करने वाले हैं। तो जल्दी से फिनिश करके फिर लॉन्ग वाली नॉवेल लाएंगे जिसमें आपको भर भर के डार्क रोमांस मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।